अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दिस इज आसिफ नथानी। आज मैं आपके साथ जो बात करने लगा हूँ, दिस इज अबाउट द टूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। दिस इज टूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर बात करने से पहले हम पहले थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का कोर्स है तो स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दिस इज आसिफ नथानी। आज मैं आपके साथ जो बात करने लगा हूँ, दिस इज अबाउट द टूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। दिस इज टूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर बात करने से पहले हम पहले थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का कोर्स है तो स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। रिकैप करते हैं। हम पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट्स। ठीक है। टाइप्स ऑफ मार्केट्स में हमारे पास आती हैं दो। वन इज द मनी मार्केट and the other one is capital markets. चूंकि हम स्टॉक मार्केट पे बात कर रहे हैं तो हमारा ताल्लुक कैपिटल मार्केट से है। अच्छा, मनी मार्केट पे थोड़ा ब्रीफली बता दूं कि दिस इज द इन्वेस्टमेंट्स जो आप प्लेस करते हो फॉर टेन्योर ऑफ लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर। ठीक है। लेस देन 1 ईयर से मुराद है आपके पास पाकिस्तान के अंदर 3 मंथ्स टी बिल्स होते हैं, 6 मंथ्स होते हैं और 9 मंथ्स टी बिल्स होते हैं, अगर आप पाकिस्तान में बात करें। कैपिटल मार्केट्स के अंदर आपके पास दो होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लेस देन 1 ईयर है, दिस इज फॉर ग्रेटर देन 1 ईयर। तो आप अगर एक इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर से आप मुराद है कि आपका व्यू क्या है, आपका लॉन्ग टर्म व्यू है या आपका शॉर्ट टर्म व्यू है। अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू है, आप शॉर्ट टर्म व्यू के साथ स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, ठग, आपकी इन्वेस्टमेंट खत्म। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो ये आपके लिए मनी मार्केट है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप कैपिटल मार्केट की तरफ आते हो। कैपिटल मार्केट के अंदर देखिए, अगर आप मनी मार्केट की बात करते हैं तो दिस इज लो रिस्क। मनी मार्केट इज लो रिस्क। अच्छा, कैपिटल मार्केट के अंदर एक आती है डेट मार्केट, दूसरी आती है जो आपकी स्टॉक मार्केट जिसे आप कहते हैं। डेट मार्केट के अंदर कंपनी के बॉन्ड्स वगैरह हो गए या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अच्छा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अलावा हमारे पास होते हैं जो गवर्नमेंट के लॉन्गर ड्यूरेशन के बॉन्ड होते हैं। गवर्नमेंट के लॉन्गर ड्यूरेशन के बॉन्ड जिसे हम पाकिस्तान में पीआईबीज कहते हैं। पीआईबीज से मुराद है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। पीआईबीज जो हैं आपके 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 30 ईयर, बड़ी ड्यूरेशन के बॉन्ड्स होते हैं। अच्छा, खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये हो गया। इसके बाद आपका स्टॉक मार्केट को हम नॉर्मल जबान में, आप मार्केट में अगर आप जाके बैठे तो इसे हम इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। ये इसे हम इक्विटी मार्केट कहते हैं। इक्विटी मार्केट क्या है? इक्विटी मार्केट को हम दो लफ्ज में अगर ब्रेक करें, ठीक है, ये मैं पूरा बिल्डअप बना रहा हूँ, ये जो हम टूल्स के ऊपर बात कर रहे हैं ये पूरा बिल्डअप बना रहा हूँ कि किस आपका फ्रेम ऑफ माइंड सेट कर रहा हूँ कि इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। फिर आपको मैं टूल्स भी बताऊंगा क्या क्या टूल्स आपने यूज करने। अच्छा, इक्विटी और इक्विटी मार्केट में इक्विटी को और मार्केट को हमने ब्रेक कर दिया। अच्छा, इक्विटी पे हम बात करते हैं। इक्विटी क्या है? इक्विटी इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट। अच्छा, रेसिडुअल इंटरेस्ट क्या होता है? इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं।
रेसिडुअल इंटरेस्ट ये है कि whatever is left over, this is left over, ठीक है। अब हम देखें ये बैलेंस शीट है, इस पे एसेट्स हैं 100, आपकी लायबिलिटीज देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बचपन में पढ़ी है, ठीक है। आज आप इसको समझेंगे किस तरीके से, दिस इज एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, ठीक है। तो इक्विटी प्लस लायबिलिटी नहीं है, अगर आपने इक्विटी बनानी है, अगर हमको ये इस इक्वेशन को हम लोग अगर दोबारा लिखें, इक्विटी अगर चाहिए तो इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो जो भी पे ऑफ करने के बाद जो बचा, वॉट एवर इज लेफ्ट ओवर इज योर इक्विटी, ठीक है। जो बच जाता है वो शेयर होल्डर या इक्विटी होल्डर के हिस्से में आता है। अच्छा, जो नॉन फाइनेंशियल जो नॉन अकाउंटेंसी बैकग्राउंड के अंदर है, तो ये एक सिंपल इक्वेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपके पास टोटल एसेट्स हैं उसमें कितना आपका खुद का है, कितना आपने मार्केट से पैसा उठाया है, तो दैट इज योर लायबिलिटी, वो आपने किसी दिन पे ऑफ करना है। तो वो पे ऑफ होने के बाद आपकी जो इन द एंड जो आपके हाथ में रह जाता है, दैट इज योर इक्विटी, ठीक है। दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। आप कमाओ, इफ यू मेक प्रॉफिट या इफ यू लूज मनी, ठीक है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं, इस पे आते हैं। अभी एसेट्स अगर 100 है, लायबिलिटी आपकी 20 है, तो व्हाट इज लेफ्ट ओवर? लेफ्ट ओवर इज 80, दिस इज योर इक्विटी, ठीक है। आज ये है। अब आपने, दिस इज योर सेकेंड ईयर ऑफ बिजनेस, लेट्स से दिस इज योर सेकेंड ईयर ऑफ बिजनेस, आपने 10 रुपए का प्रॉफिट किया, ठीक है। और सब कुछ कराने के बाद, पे ऑफ करने के बाद, सैलरीज वगैरह सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, यू मेड दिस 10 रुपीज, ठीक है। 10 आपने किया तो आपके एसेट्स हो गए 110, लायबिलिटी है 20, अज्यूमिंग कोई इंटरेस्ट वगैरह का एलिमेंट अभी नहीं है, जो इंटरेस्ट है वो हम पे कर चुके हैं, जो भी है अभी फिलहाल उसको सिंपल रखते हैं। तो इक्विटी हो गई आपकी 90, ठीक है। ये आपका इवेंचुअली अगर आप पैसे हारते हो, जाहिर सी बात है 10 रुपए अगर आप हार गए तो ये हो गया 90, ये 20 का 20 रहा, आपकी इक्विटी कम होकर 70 हो गई। तो हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं, इज इट सेफ बिजनेस और इज इट अ रिस्की बिजनेस? दिस इज अ रिस्की बिजनेस, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस, आपकी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस उस कंपनी पर डिपेंड करती है जिस कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है। अगेन, आपकी परफॉर्मेंस, मैं सट्टे की बात नहीं कर रहा, स्टॉक मार्केट में लोग सट्टा करते हैं, मैं सट्टे की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी कोर परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर परफॉर्मेंस। कोर परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन द कंपनी यू आर इन्वेस्टिंग इन, ठीक है। आपने अपनी सारी पूंजी एक कंपनी के हाथ में रख दी, अब वो कंपनी के हाथ में स्टीयरिंग है और वो कंपनी आपके पैसे को लेके चल रही है। तो दिस इज योर हार्ड अर्न मनी, ठीक है, मुश्किल से कमाया हुआ पैसा है, तो उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जो सेफ, साउंड एंड सिक्योर हो, ठीक है, जो सिक्योर हो, ठीक है। तो आपने कंपनी सेलेक्ट करते हुए ये क्राइटेरिया दिमाग में रखना है, कंपनी ड्राइव्स योर परफॉर्मेंस इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो जिस कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, दैट इज ड्राइविंग योर परफॉर्मेंस, ठीक है। स्टॉक मार्केट नीचे चले गई, ऊपर चले गई, इस पे हम अभी नहीं है, हमने पैसा कंपनी के हाथ में दे दिया है, वो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में कोका कोला में इन्वेस्ट किया, उसने अपनी वेल्थ कोका कोला के हाथ में दे दी, और आज वॉरेन बफेट कहता है कि यार, योर फेवरेट होल्डिंग पीरियड, योर बेस्ट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर, आप हमेशा के लिए होल्ड करो।
इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर की साइकोलॉजी डिपेंड करती है। अगेन आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आप स्टॉक मार्केट में नहीं, आप मनी मार्केट में इन्वेस्ट करो। मनी मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा सेफ सिक्योर रहेगा। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, अब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो जाहिर सी बात है बहुत टाइप के स्टॉक्स होते हैं, सही है। तो आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टॉक आपको सूट करता है, सही है। हम टूल्स की तरफ आ रहे हैं, मैं बिल्डअप एक बना रहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ मैं एक बिल्डअप बना रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग हमने पहले ये डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ मार्केट क्या है, नंबर 1। इसके बाद हमने इक्विटी डिस्कस किया, इक्विटी होती क्या है, इक्विटी को समझा हमने, सही है। इसके बाद अब आपको कौन सी मार्केट सूट करती है, सही है, कौन सा स्टॉक आपको सूट करता है, बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ। तो there are two kinds of stocks mainly, दो मेन क्लासिफिकेशन है, ग्रोथ वर्सेस वैल्यू स्टॉक्स। इस पे बात करते हैं हम, ठीक है। ग्रोथ बेसिकली, ग्रोथ का जो इन्वेस्टर है, जो ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, वो बेसिकली देखता है कि मेरी कंपनी का पैसा, मेरी कंपनी जो है पैसे को कैसे ग्रो कर रही है। मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, अगेन कीवर्ड डिविडेंड, डिविडेंड हमें नहीं चाहिए, डिविडेंड हमारा गरज नहीं है। डिविडेंड किसका गरज है, वैल्यू वाले का, इससे डिविडेंड चाहिए, ठीक है। वैल्यू इन्वेस्टर क्या देखता है, वैल्यू इन्वेस्टर क्या देखता है कि मैं जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने आज जा रहा हूं तो वो एक अच्छी वैल्यू है या नहीं है। वैल्यू इन द टर्म कि यार मैं आज अगर इसमें 100 रुपए लगाता हूं तो ये मुझे इन रिटर्न क्या देगी। वैल्यू स्टॉक्स का सबसे बड़ा प्रोपोनेंट इज वॉरेन बफेट, ठीक है। वॉरेन बफेट इसका वैल्यू का है, ठीक है। हम इस पे डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं अभी। डिविडेंड ग्रोथ वाले को नहीं चाहिए, उसको ग्रोथ चाहिए, इसको डिविडेंड चाहिए। अच्छा, अब इसमें देखें, एक एक चीज देखें, एक कंपनी का प्रॉफिट है 10 रुपए, सही है। ये 10 रुपए हमारी बैलेंस शीट इनिशियल स्टार्ट हुई 100 से, 10 रुपए प्रॉफिट है, इसका भी 10 रुपए प्रॉफिट है, इसका भी 10 रुपए प्रॉफिट है, सही है। 110 पे आ गए। अब ये कंपनी 10 रुपए बांट दी एज डिविडेंड्स, इसने 10 को री इन्वेस्ट कर दिया, तो बैलेंस शीट में से 10 रुपए निकल गए, इसकी बैलेंस शीट वापस 100 रुपए पे खड़ी है। 10 रुपए बैलेंस शीट में से निकल गए, 100 110 पे आया, 110 में से 10 रुपए इसने पेड टू शेयर होल्डर्स। अब बचा कितना, 100 रुपए बचे, ठीक है। जब 100 रुपए बचे, अब कंपनी ग्रो करेगी, जब जब वापस अगले साल की बात होगी तो इसके पास कितना कैपिटल है, 110 रुपए। इसके पास कितना कैपिटल है, 100 रुपए। ये जो कमाएगी 100 रुपए पे कमाएगी, ये जो कमाएगी 110 रुपए पे कमाएगी। तो अगर 10% ही अज्यूमिंग ये कमाते हैं तो ये पहुंचेगी 110 पे, ये पहुंचेगी 121 पे। 110 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये इसने 11 रुपए कमा लिए। इसने 10 कमाया, उसने 11 कमाया। इस तरह ये चीज कंपाउंड 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 होते होते एक बड़ा पहाड़ बन जाएगा। ग्रोथ ग्रोथ स्टॉक्स की जो कंपनी है, जो यूएस में एक टर्म है फैंग स्टॉक्स। फैंग में कौन कौन से आते हैं, फेसबुक, एप्पल, amazon, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। ये वो स्टॉक्स हैं जो कमाते हैं, वो अपने बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करते हैं, वो ग्रो करते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं। आप देखें अमेजोन की शेयर प्राइस कितनी बढ़ गई। वो जो कमाता है सब री इन्वेस्ट करता है, सब री इन्वेस्ट करता है, सब री इन्वेस्ट करता है। इवेंचुअली वो पूल बन चुका है, एक पहाड़ बन चुका है।
नेटफ्लिक्स ने तो अभी जो उसके साथ हुआ, जो उसकी स्टॉक प्राइस क्रैश की, उस पर हम नहीं आते, बट दीज आर ऑल ग्रोथ स्टॉक्स। एक शेयर होल्डर मीटिंग में किसी ने गूगल में सीईओ से पूछा कि यार व्हाई डोंट यू पे डिविडेंड्स, ठीक है, आप डिविडेंड क्यों नहीं देते? तो तो जो डायरेक्टर सीट पे बैठा था उसने कहा कि यार अगर मैं डिविडेंड दूं तो टेल मी व्हाट विल यू गाइस डू, आप क्या करेंगे इस डिविडेंड का? तो किसी ने कहा हम फिक्स डिपॉजिट में इसको इन्वेस्ट कर देंगे, किसी ने कहा हम शॉपिंग कर लेंगे इस पैसे से, फला फला फला। He came to a conclusion, the director of Google came to a conclusion that आप लोग डिविडेंड देने के लायक ही नहीं हो, you don't deserve to be paid a dividend, ठीक है? आपको डिविडेंड मिलने के लायक नहीं हो, तो आप जब डिविडेंड मिलने के लायक नहीं हो तो बोला मैं इस पैसे को ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता हूँ कंपेयर टू यू। आप 2% फिक्स डिपॉजिट में अर्न करोगे, मैं 10% कमा लूंगा। इवेंचुअली शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ रही है, सही है। अब अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर एक बुजुर्ग है जिसकी इनकम अपने शेयर से चल रही है, तो वो ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा या वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा? अगेन हम एडवाइस करते हैं जो बुरे हैं वो जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट का रिस्क ना लें, स्टॉक मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, बट स्टिल इफ दैट पर्सन इज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, इसको ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ओल्ड एज पीपल या कोई जो जिनका किचन डिविडेंड से चलता है, they are advised to invest in value stocks compared to those people जो यंग है, जो यंग जनरेशन है, जो 20-25 साल के लोग हैं, they identify an opportunity in the market कि भाई एक स्टॉक है जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, तो मुझे आज तो पैसे की जरूरत नहीं है, तो क्यों ना मैं इसको अपने रिटायरमेंट पूल के अंदर डाल दूं स्टॉक को, और इसको मैं लेके भूल जाऊंगा, तो फिर वो ऑब्वियसली दैट विल बी उसका जो गेन होगा बहुत एक्सपोनेंशियल होगा, 10 का 100 हो जाएगा, 10 का 1000 हो जाएगा, मेनी टाइम्स ग्रो कर जाएगा, सही है ना? तो इस तरीके से आप देखें कंपाउंड होता है पैसा। आप जब बैंक के अंदर पैसा रखते हैं ना, तो बैंक आपको कोट करता है 10% का इंटरेस्ट रेट है, सपोजिंग, is it 10% simple interest or this is 10% compound interest? This is 10% simple interest. The money that you invest in the stock market, this money is compounded. कंपाउंडेड क्या है? मैं तो इसे कहता हूं द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। जिसको ये चीज समझ आ गई, जिसको ये कंपाउंडिंग का मैजिक समझ आ गया, वो बंदा ही विल स्टार्ट टू लव इन्वेस्टिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन को लोग ऐसे साइंटिस्ट जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि ही वाज एन इन्वेस्टर हिमसेल्फ। साइंसदान के साथ वो एक इन्वेस्टर भी था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही, the one who understood, my apologies, compound interest is eighth wonder of the world. The one who understands it earns it. The one who doesn't understand pays it. कितनी खूबसूरत बात कही है इसने कि जिसको समझ आ गया वो कमा जाएगा, जो नहीं समझा वो गवा जाएगा। जिसने नहीं समझा गवाएगा कैसे? क्रेडिट कार्ड्स। यूएस वगैरह में जो एक कॉमन प्रैक्टिस है, हमारे यहाँ तो फिर भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं,
यूएस में कुछ बहुत डम इन्वेस्टर्स भी होते हैं, मतलब यूएस में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन जो जनता है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है। मैं मासेस की बात कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड में वो मिनिमम पेमेंट चूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनी खुशी से ले लेती है, वो उसको खुशी से लेने में फायदा उसका ये है कि उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। आज 100 रुपए आउटस्टैंडिंग है, कल 120 है, फिर 150 है, फिर 200 है, ये अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो वो क्या आपसे इस 100 रुपए में इंटरेस्ट ले रहा है जो इनिशियल थे? नहीं, ये जो बढ़ती जा रही है ये इस अमाउंट पे आपसे इंटरेस्ट ले रहा है। क्रेडिट कार्ड कंपनी तो खुश है। अच्छा, सिमिलरली आपने पैसा बैंक में रखा, आपने लाख रुपए बैंक में रखे, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, आपको 10% का इंटरेस्ट बैंक ने कोट किया, तो क्या अगले साल आपको 1,10,000 के ऊपर इंटरेस्ट देगा? नहीं। अगर आपने 5 साल का बुक किया है, सही है, 5 साल 5 ईयर डिपॉजिट आपने बुक किया है, लाख पे क्या अगले साल 1,10 हो गया तो आपको 1,10 पे क्या वो इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, आपको लाख पे ही मिलेगा। बैंक आपको देगा सिंपल इंटरेस्ट, सामने से लेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजें, ये सारी गिमिक्स है कि आप किस तरह से स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और इसीलिए हम इस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज ये हो गई, ग्रोथ वर्सेस वैल्यू हो गया। अच्छा, सटल डिफरेंसेस आई विल कम टू द सटल डिफरेंसेस कि ग्रोथ कंपनी को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड वैल्यू कंपनी को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। दिस इज ग्रोथ, दिस इज वैल्यू। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, कि आज मैं अगर 10 रुपए कमा रहा हूं, मेरी कंपनी 100 पे ट्रेड कर रही है, तो दैट्स अ मल्टीपल ऑफ 10। 100 की प्राइस 10, सही है। 10 रुपए मैं अर्न कर रहा हूं और 100 रुपए मेरी प्राइस है। वैल्यू, मैं 20 रुपए अर्न कर रहा हूं लेकिन स्टिल 100 मेरी प्राइस है। द मल्टीपल इज 5, द मल्टीपल इज 10। ग्रोथ कंपनीज का मल्टीपल विल ऑलवेज बी हाई, ग्रोथ कंपनीज का मल्टीपल विल ऑलवेज बी हाई, क्योंकि इसकी अर्निंग्स की ग्रोथ तेज है, इसकी अर्निंग्स की ग्रोथ तेज है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को कंपाउंड कर रहा है। 100 से 110 चला गया, 110 से 121 चला गया, 100 से 110 गया, 110 से 121 गया, 121 को 10% से और ग्रो करेगा और बढ़ता जाएगा। वो तो 100 रुपए पे ही ग्रो कर रहा है, इसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ये इवेंचुअली बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी होगी। कंपाउंड आप करो ना, तो ये बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, कंटिन्यूसली ये बढ़ती चली जाएगी। तो इस कंपनी का मल्टीपल ज्यादा होगा, क्योंकि बंदा जो इन्वेस्टर है इसके लिए ज्यादा पैसे देने को विलिंग है, कि इसके अंदर ग्रोथ तेज है, ये बहुत जल्दी एक बड़ी कंपनी बन जाएगी। सही है। दिस इज द फर्स्ट थिंग इज प्राइस टू अर्निंग्स। प्राइस टू अर्निंग्स इसका ग्रोथ का हाई होगा, वैल्यू का कम होगा। द सेकेंड थिंग इज प्राइस टू बुक। ठीक है, ये हमारी जो इक्विटी रह गई, 100 में से 20 निकल गया तो हमारे पास बचता है 80। 80 इज योर बुक वैल्यू। तो जो प्राइस टू बुक होगा, आप खुद सोचें इस चीज के ऊपर कि बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, वैल्यू की कम होगी, यानी कि बुक वैल्यू ज्यादा होगी, बुक वैल्यू ज्यादा होगी, प्राइस कम होगी, क्योंकि प्राइस इन्वेस्टर उसके कम पैसे देगा, क्योंकि उसकी वैल्यू वो ग्रो उस हिसाब से नहीं कर रही होगी। सिमिलरली प्राइस टू बुक वाली के वो ज्यादा पैसे दे देगा। ठीक है, अगर एक कंपनी की 10 रुपए बुक वैल्यू है, तो ये समझें ये कंपनी ज्यादा पे ट्रेड कर रही होगी। ठीक है, प्राइस टू बुक, इसकी भी 10 रुपए की बुक है, इसकी भी 10 रुपए की बुक वैल्यू है, इसकी भी 10 रुपए की बुक वैल्यू है। लेट्स से ये ट्रेड कर रही है 14 रुपए पे और ये ट्रेड कर रही है 50 रुपए पे। इसका रेशियो ज्यादा होगा, इसका रेशियो कम होगा, क्योंकि ये जो कमाएगा ये सब दे देगा,
जो कमाया ये सब इसने दे दिया, इसने इन्वेस्ट कर लिया, इसने और ग्रो किया और गया ऊपर। तो ये कंपनीज के अंदर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, इनका रिस्क। आप खुद बताएं रिस्क कैसे कम होता है। आपका 10 रुपए कंपनी के अंदर पड़ा है वर्सेस आपका 10 रुपए आपके पास पड़ा है, ठीक है। आप क्या चाहोगे, आपको मिल जाए कि कंपनी के पास पड़ा रहे? आपका माइंडसेट अगर वो ग्रोथ वाला है तो जाहिर सी बात है आप तो वही चाहोगे। लेकिन एक लेमैन के हिसाब से सोचो, अब आप लेमैन के हिसाब से सोचोगे तो आप यही चाहोगे ना कि यार पैसा मेरे पास हो, कंपनी चाहिए मेरे पास हो, ठीक है। जब कंपनी आपको पैसा देगी, सुनो ये मेरी बात, कंपनी जब आपको पैसा देगी तो डिविडेंड्स के ऊपर कटता है टैक्स, ठीक है। डिविडेंड जब आपको दिया तो आप कटा टैक्स, तो जो 10 है इफेक्टिवली आपको 20%, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट 20% टैक्स, तो आपको मिला 8, कंपनी के अंदर ही रह गया, वो पैसा कंपनी के अंदर ही है, तो 10 का 10 ही है, कोई टैक्स नहीं कटा, ठीक है। इधर 10 का 10 ही रहा, इधर 10 से हो गया 8। तो एज अ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं कहाँ बेटर ऑफ हूँ, मैं यहाँ बेटर ऑफ हूँ ग्रोथ में या मैं वैल्यू में बेटर ऑफ हूँ? डिपेंड्स कि आपका किचन अगर स्टॉक मार्केट से चल रहा है तो आप तो भले 8 में खुश हो जाओगे, यार भले 8 मिलता है। लेकिन आप अगर चाहते हो कि यार मेरा पैसा कंपाउंड होता रहे, टैक्स भी नहीं कट रहा, सही है, तो मैं चाहूंगा ग्रोथ में इन्वेस्टेड रहूं, ठीक है। इसके बाद जो कैपिटल गेन्स है, कैपिटल गेन्स जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, इलॉन मस्क हो गया, जेफ बीजोस हो गया, ये आपने सुना होगा ये टैक्स देते ही नहीं है, ये तो बहुत कम टैक्स देते हैं। क्यों कम टैक्स देते हैं? तो ये सारी अपनी पूंजी कंपनी के अंदर ही रखते हैं। भाई प्रॉफिट रियलाइज करेंगे तो टैक्स देंगे ना, प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट्स है इनके पास, आप प्रॉफिट को रियलाइज करते हो, रियलाइज करोगे तो टैक्स दोगे। तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग अगर आपकी है तो इट इज एडवाइजेबल, फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग इट इज एडवाइजेबल, मैं कोई कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा, इट इज एडवाइजेबल कि आप ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो विच कंटिन्यूज टू ग्रो, ठीक है। एक ये चीज हो गई। अच्छा, हमने इसके ऊपर बात कर ली है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड, वैल्यू स्टॉक्स डिविडेंड देते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स नहीं देते, तो किसकी यील्ड ज्यादा होगी? वैल्यू की डिविडेंड यील्ड ज्यादा होगी, ग्रोथ की डिविडेंड यील्ड कम होगी। आप इन फैक्टर्स को देखते हुए प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक एंड डिविडेंड यील्ड, ये 3 फैक्टर्स को देखते हुए आप जज कर सकते हो कि वेदर स्टॉक इज अ वैल्यू स्टॉक और इट इज अ ग्रोथ स्टॉक। आपको वैल्यू सूट करता है आप वैल्यू में इन्वेस्ट करें, आपको ग्रोथ सूट करता है आप ग्रोथ में इन्वेस्ट करें। देयर इज नो लिमिटेशन, आपके ऊपर है, आपकी बिल्कुल आपकी चॉइस है कि आप वैल्यू में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, योर चॉइस। आप ग्रोथ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगेन योर चॉइस, आपका पैसा है, तो आप जहां बेहतर इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप वहां इन्वेस्ट कर लें इसको, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स के ऊपर। हम जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इस इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो एनालिस्ट वगैरह जो बातें कर रहे होते हैं, जो जो रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें कुछ टर्म्स यूज हुए हुए होते हैं। तो उन टर्म्स को, और आप अगर स्टडी कर रहे हो तो आप भी वो टर्म्स यूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। आई एम अज्यूमिंग यहाँ पे कुछ एसीसीए वाले स्टूडेंट्स भी होंगे, कुछ सीए वाले स्टूडेंट्स होंगे, जो जो भी हैं, तो वो आप ये टर्म्स एज अ सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। नंबर 1, टॉप लाइन। टॉप लाइन किससे कहते हैं? आप जब पीएनएल बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो पहली टॉप लाइन क्या होती है? सेल्स और टर्नओवर। कंपनी लिखती है सेल्स या टर्नओवर,
दिस इज ऑल्सो नोन एज टॉप लाइन, ठीक है, दिस इज योर टॉप लाइन। अब आप इस एग्जाम के अंदर भी अगर एक स्टेटमेंट लिख दें कि द सेल्स ग्रू बाय एक्स परसेंटेज, तो आप अगर लिखेंगे द टॉप लाइन ग्रू बाय दिस परसेंटेज, दिस विल गिव एग्जामिनर अ बेटर कि बंदा जैसे पर क्या है, इसको मार्केट के टर्म्स की नॉलेज है, इसको मार्केट के टर्म्स का पता है, ठीक है। नंबर 2, बॉटम लाइन। बॉटम लाइन क्या है? आखिर में पीएनएल के नीचे सेल्स होती है, फिर उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होता है, उसके बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर डिफरेंट एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कर करा के आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप टैक्सेस निकाल लेते हो, टैक्सेस निकालने के बाद आपके पास आखिरी में जो फिगर आती है, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, also known as PAT. सही है? The profit figure grew by this percentage. आप लिखें the bottom line grew by this much. This will give a better presentation या better opinion, मतलब कि एक आप बात समझ रहे हैं ना कि ये एक बेटर दिखाएगा, एग्जामिनर को एक अच्छी चीज दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड टर्म इज ग्रॉस मार्जिन्स। ये आपको पता, ग्रॉस मार्जिन इज बेसिकली sales minus cost of sales is equal to your gross profit. Gross profit, अब GP divide by sales give you gross margins. यानी कि आपने कितना कितना सेल किया, उसकी कॉस्ट कितनी थी, कोर उस प्रोडक्ट को सेल करने की कॉस्ट, सिर्फ उसको कॉस्ट, उसकी सेल करने की कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, तो आखिर में जो फिगर आपके पास आता है दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इज ग्रॉस मार्जिन्स। नेट मार्जिन, ये जो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर पहुंचे हैं, दिस इज योर नेट प्रॉफिट, दिस पैट डिवाइड बाय योर सेल्स गिव यू नेट मार्जिन। अच्छा, दिस इज, ये बैलेंस शीट पे हम लोग। अच्छा, इसके बाद आप जब एनालिस्ट की रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे कुछ टर्म्स आते हैं, ओवरवेट, अंडरवेट, एंड मार्केट वेट। सही है? ओवरवेट क्या है? लेट्स से मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अब आप सब देख रहे हो ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, ठीक है, ऑयल प्राइसेस बढ़ गई है, एनालिस्ट विल से आई हैव अ ओवरवेट स्टांस ऑन ऑयल सेक्टर। ओवरवेट स्टांस यानी कि मैं, अगर मेरी एलोकेशन ऑयल सेक्टर के लिए 10% है मिसाल के तौर पे, तो मैं ओवरवेट कर दूंगा उसको। लेट्स से 10% मेरी है, मैं इसको बढ़ा के लेट्स से 20 पे ले जाऊंगा, बिकॉज आई एम बुलिश। एट टर्म इज बुलिश। सही है? मैं बुलिश हूं, यानी कि जिसे हम आपकी जो स्टॉक मार्केट की जो लैंग्वेज है उसमें तेजी कहते हैं, मैं तेजी में हूं, तो मैं आई एम बुलिश, ठीक है। तो मैंने अपनी एलोकेशन बढ़ा दी, तो आई एम ओवरवेट। इफ आई एम ओवरवेट, तो व्हाट रेटिंग आई विल गिव? आई विल गिव आउट परफॉर्म। सही है? तो ऑयल प्राइसेस ऊपर है, हमने एलोकेशन बढ़ा दी, आई एम ओवरवेट ऑन ऑयल सेक्टर, आई एम ओवरवेट, ठीक है। आई एम बुलिश, ओवरवेट के साथ टर्म गया बुलिश, बुलिश, तो दिस सेक्टर विल आउट परफॉर्म, ठीक है। अंडरवेट, सही है, अंडरवेट कैसे करेंगे? ऑटो सेक्टर, अब ऑटो सेक्टर की बात कर रहा हूं,
सही है, प्राइसेस बढ़ रही है ऑटो सेक्टर की, डिमांड अगर गिरती है, चले इसको छोड़ें, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, वी आर इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, तो जो कार फाइनेंसिंग होती है, जो नॉर्मल बंदा बैंक के पास जाके पैसे उठाता है, उससे गाड़ी खरीदता है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई, तो गाड़ियां लेट्स से कम बिकेंगी। पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है, बट गाड़ियां कम बिकेंगी, जब गाड़ियां कम बिकेंगी तो आई एम अंडरवेट ऑन दिस सेक्टर, मेरी एलोकेशन 10% थी, आई मे बी गो डाउन टू 5%, कि मैं अंडरवेट कर दिया, मैंने इसको अंडरवेट कर दिया, तो अंडरवेट किया तो आई एम बेरिश, ये नीचे लग रहा है मुझे, आई एम बेरिश, नाइन्थ टर्म इज बेरिश, ठीक है, मैं मंदी में हूं, दिस इज द उर्दू टर्म मंदी, मैं मंदी में हूं, ठीक है, मैं मंदी में हूं, दिस सेक्टर विल अंडर परफॉर्म, दिस सेक्टर इज गोइंग टू अंडर परफॉर्म, सही है। मार्केट वेट से क्या मुराद है, कि जो मार्केट का वेट है मैं इंटैक्ट रखूंगा, 10% है, आई कीप दिस एट 10%, सो आई एम मार्केट, मैं मार्केट मार्केट न्यूट्रल हूं, मैं मार्केट वेट ही रखूंगा इसको, ठीक है। सो हमने ये मार्केट की कुछ टर्म्स देख ली, ठीक है, कौन कौन सी, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ग्रोस मार्जिन, नेट नेट मार्जिन, ओवरवेट, अंडरवेट, मार्केट वेट, बुलिश, बेरिश, ये हमने टर्म्स देख ली। अच्छा, अब आते हैं की टॉपिक की तरफ, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब कंपनीज आपको एनुअल रिपोर्ट बेचती हैं, ये हर साल आपको एनुअल रिपोर्ट मिलती है, लोग इसको ऐसे ही लोगों के घर में सर रही होती है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट के अंदर कुछ चीजें बड़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं, जैसे कि आपने एक कंपनी को स्टडी करना है, तो कैसे स्टडी करना स्टार्ट करोगे, लेट्स से आई लाइक अ कंपनी एबीसी, एबीसी की एनुअल रिपोर्ट आई, ठीक है, तो आप उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या उठा के देखेंगे, नंबर 1, दिस इज द चेयरमैन्स रिव्यू, चेयरमैन एक बहुत न्यूट्रल बंदा होता है, चेयरमैन बहुत न्यूट्रल बंदा होता है, तो वो एक जनरल पिक्चर दे रहा होता है, जैसे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, ही इज न्यूट्रल, ठीक है, तो चेयरमैन बहुत न्यूट्रल सी बातें कर रहा होगा कि भाई गोइंग, थैंक्स फॉर, एक पेट्रोनेज दे रहा है, और उसने बताया कि भाई ये कंपनी इस तरह से ग्रो की, ये चैलेंजेस हैं, फला फला फला, एक आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिल गया, एक व्यू मिल गया कि किस सेंस में कंपनी जा रही है, ठीक है। एक छोटा सा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, अच्छा, डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर क्या है, उसने बताया कि भाई सेल्स पिछले साल ये थी, आज ये है, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये थी, ये है, ग्रोस मार्जिन, ग्रोस प्रॉफिट इतना था, इतना है, आपने देख लिया ग्रोथ, पिछले साल से इस साल को कंपेयर कर लिया, ग्रोस मार्जिन दोनों साल के निकाल लिए, सही है, लेट्स से 100 था, इधर 95 था, 90 था, लेट्स कीप इट सिंपल, ठीक है, 90 के अंदर ये 20 है, और इधर भी 20 है, ठीक है, इधर 80 है, इधर 70 है, ठीक है, 80 over 100 is 80%, 70 over 90, I don't have a calculator in my hand, but this is definitely less than 80, ठीक है, तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लिया, ग्रो कर रहा है, वो बताएगा कि भाई क्या फैक्टर्स थे कि जिस वजह से कंपनी ऊपर गई है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें फ्यूचर आउटलुक आउटलुक देगा, दिस इज द की थिंग, आपने फ्यूचर आउटलुक जरूर पढ़ना है, कि ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ यूएसडी के आर, हम समझते हैं कि यार हमारे मार्जिन श्रिंक हो जाएंगे क्योंकि हम डॉलर्स में इंपोर्ट करते हैं, फला फला फला, इस तरह की चीजें मिलेंगी,
कहीं पे मिलेगा कि वी एक्सपेक्ट टू रिसीव सम कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ कंपनीज बड़ी डिस्ट्रेस्ड होती हैं, कि डिस्ट्रेस से मुराद कि लॉसेस में होती हैं, लेकिन वी एक्सपेक्ट द कंपनी टू रिवाइव। एक नई लाइन ऑफ बिजनेस मिल गई है, एक नई लाइन ऑफ क्रेडिट मिल गई है, जिसकी वजह से वी एक्सपेक्ट द कंपनी टू रिवाइव। आपने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में की टर्म उठाया और आपने शेयर पकड़ा, ठीक है, कि भाई वी एक्सपेक्ट द कंपनी टू रिवाइव। लोग ये चीज नहीं पढ़ते, लोग डायरेक्ट, जो समझदार लोग हैं वो इस चीज को पढ़ते हैं। तो गोइंग, आई एक्सपेक्ट यू कि आप एक कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट उठाएं, पढ़ें, उसको स्टडी करें, जिसके अंदर आपको सुपरमार्केट में कुछ ब्रांड्स मिलते हैं, उसमें कुछ कंपनीज लिस्टेड है। तो स्टॉक मार्केट इज अ मीडियम ऑफ डूइंग पार्टनरशिप with great companies. Again, stock market is a medium of doing partnerships with great companies. अच्छी कंपनी के साथ आप इन्वेस्ट करो, उसके पार्टनर बन जाओ, ठीक है, जिंदगी आसान। तो अब आपने उस कंपनी को, आपने सुपरमार्केट में देख लिया, आप लोग वेरियस कारोबार के अंदर होंगे, तो उस कंपनी का देख लिया कि यार उसका कारोबार अच्छा चल रहा है, चलो व्हाई नॉट उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें, ठीक है। तो कोई ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई कर ली, उसके अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिख गए फ्यूचर आउटलुक में। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट थिंग which makes you interested in the company as a growth investor, ठीक है, as a growth investor this makes you interested in the company. ऐसी कई कंपनीज हैं जो मैंने इस बिना पे उठा ली। आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट आई, फ्यूचर आउटलुक पर आ, अभी मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर घुसा भी नहीं। अब मैं अगर घुसूं, उसको डिटेल में करूं और स्टॉक निकल जाए हाथ से, तो वो भी तो अच्छी चीज नहीं है। तो द फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसे हम आम जबान में फोमो भी कहते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचने के लिए बंदा यार ये देखा और उसने उठा लिया, फिर कंपनी को स्टडी करेगा, थोड़ी एक छोटी परसेंटेज ले ली। अच्छा, फ्यूचर आउटलुक देख लिया, अब आपके पास क्या आती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आई, बैलेंस शीट में आपने उठाया, कुछ चीजें उठा ली। प्राइस टू बुक, ठीक है, प्राइस टू बुक, प्राइस तो आपके पास है क्या, आज क्या प्राइस चल रही है। बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल एक्विटीज, सही है ना। ये हम एक्विटीज में इंटरेस्टेड है ना। इक्विटी की वैल्यू है लेट्स से 1000, ठीक है, जो टोटल इक्विटी की वैल्यू है वो 1000 है। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, आपको अभी डेटा पोर्टल पे आ रहा हूँ, डेटा पोर्टल पे दिखाता हूँ। तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग लेट्स से इस कंपनी के 10 शेयर है, गिव्स अ बुक वैल्यू ऑफ 100, ठीक है। पाकिस्तान में अमूमन, दुनिया का स्टैंडर्ड भी बताता हूँ, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड भी बताता हूँ। पाकिस्तान में अमूमन कंपनीज बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही हैं, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेकी है, नहीं है। बाहर मुल्कों में अच्छे बिजनेसेस में, अमेरिका की बात कर रहा हूं, अगर प्राइस टू बुक लेस देन 1.5 मिल जाए ना, तो दे थिंक दिस इज अ ग्रेट कंपनी टू इन्वेस्ट इन, गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन। पाकिस्तान में मैं आपको 10 कंपनियां ऐसी निकाल दूंगा जो 0.75 से नीचे, इवन 0.5 से नीचे, ऐसी कंपनियां भी मौजूद हैं। एक कंपनी मैंने इन्वेस्ट किया है रिसेंटली, दैट इज 0.1, आई कैन नॉट नेम इट बट दिस इज 0.1। यानी कि अगर 1000 रुपए बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, बैलेंस शीट में दिख रहे हैं 1000 रुपए पड़े हुए, मुझे वो कंपनी, उस कंपनी को टोटल वैल्यू करूं तो 100 रुपए की कंपनी है, सारे शेयर खरीद लो 100 रुपए में, उसकी बुक में 1000 पड़े हुए, और 1000 भी किसी रिसीवेबल्स या इन्वेंट्री में टाइड अप नहीं है, हार्ड कैश पर आवे। अब आप क्या करोगे? मुंह में पानी आ गया, इन्वेस्ट कर दोगे, बल्ले होल्ड करना पड़ता है।
Eventually, company will converge to book in long term. Company will converge to book value in long term. ठीक है? This is important. This is very important. Price to book आप कब देखोगे? Price to book कब देखोगे? When you are a value investor. ये रेशियो आपने कब देखा? When you are a value investor. ठीक है? सबसे पहली चीज बैलेंस शीट. अभी हम बैलेंस शीट पे हैं, अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ नहीं गए. प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ जाऊंगा अभी. दिस इज अभी बैलेंस शीट के ऊपर है. बैलेंस शीट पे पहली चीज देख ली, प्राइस टू बुक. नंबर 2, डेट टू टोटल एसेट्स. 100 रुपए के मेरे एसेट्स हैं जिसके अंदर 50 डेट है. 50% का डेट टू एसेट्स है. इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. इस 50% की कॉस्ट बढ़ जाएगी. जब इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मेरा सीधा इम्पैक्ट कहां पे ये मारेगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस में इम्पैक्ट करेगा. दिस विल इम्पैक्ट ऑन योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. कहां पे? फाइनेंस कॉस्ट पे. फाइनेंस कॉस्ट में जब इसने इम्पैक्ट किया तो सबसे बड़ी हिट कहां मारेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. Substantially will reduce. Your fixed cost will increase. Your fixed cost will increase. कुछ कमाओ ना कमाओ, कमाओ या ना कमाओ, you have to pay your interest. इस डेट को सर्विस करना है मुझे. इस डेट को मुझे सर्विस करना है. इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना है. अदरवाइज आई विल डिफॉल्ट. अदरवाइज आई विल डिफॉल्ट. डिफॉल्ट नहीं होना है. तो इस डेट के ऊपर मुझे सर्विस करना है इसको. तो ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है. ठीक है? तो जितनी फिक्स्ड कॉस्ट कम है, इट इज गुड फॉर योर कंपनी. सही है? जिस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, फिक्स्ड कॉस्ट अगर कम है, दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है? दिस इज डन. अब मैं आ रहा हूं. अच्छा, अगेन दिस इज डन. नंबर 3, अभी बैलेंस शीट के ऊपर है हम लोग. सही है? वील सी कैश पर शेयर. अब आपने टोटल एसेट्स के अंदर कैश पे आ गए. कैश कितना पड़ा है कंपनी के पास? अब ये दोनों इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हैं. ग्रोथ भी यूज कर सकता है एंड वैल्यू भी कर सकता है. अव्वल तो ग्रोथ वाला बोलेगा कि यार कैश पड़ा हुआ क्यों है, इन्वेस्टेड क्यों नहीं है. दिस शुड बी, मतलब एक कैश, एक चीज आप समझो ना कि अगर बिजनेस में पैसा लगा हुआ है तो वो कमा रहा है. सही है? अगर आइडल पड़ा है तो क्या है? तो वो तो ऐसे ही पड़ा है. वो पैसा एक ड्रैग है. कैश इज ड्रैग. ये पड़ा हुआ क्यों है? ठीक है? तो ये ग्रोथ इन्वेस्टर तो ये बोलेगा. वैल्यू इन्वेस्टर्स को दूसरे नजरिए से देखेगा कि कैश है तो डिविडेंड कंपनी दे सकती है. सही है? तो कितना कैश पर शेयर पड़ा हुआ है? मेरे पास 100 शेयर है, मेरी बैलेंस शीट में 10,000 का कैश पड़ा हुआ है. ठीक है? 10,000 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 रुपए पर शेयर मेरे पास कैश पड़ा हुआ है. तो कैश रखा क्यों है? हमें वो एजीएम में जाएगा, बोलेगा भाई आपके क्या प्लान है, ये कैश आप क्या करना चाह रहे हो उस कैश का. वो बोलेगा कि भाई हमारे कुछ प्लान हैं, हम कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, विच इज ओके. वो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि यार हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो दिस विल मेक मनी फॉर मी इन फ्यूचर. अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप, वो बोलेगा कि यार इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हमें दे दो. तो डिविडेंड, जिसको डिविडेंड चाहिए होता है वो ये चीज पे नजर रखे बैठा होता है. कैश रिच कंपनीज इसे कहते हैं. कैश रिच कंपनीज. सही है? हमने इसके अंदर प्राइस टू बुक निकाल लिया,
हमने डेट टू टोटल एसेट्स को देख लिया, हमने कैश पर शेयर को देख लिया। अब आ जाते हैं P&L के ऊपर। ये मैंने कुछ की रेशियोज बता दी कि जो आपको ऊपर ऊपर से बैलेंस शीट का व्यू दे देंगे। आपको ये देख के पता चल जाएगा कंपनी में कुछ जान है या फारिग है। प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ आ गए, सही है। आपको जब प्रेजेंटेशन होती है ना प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ये 2022 है, ये 2021 है, सही है। अब सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसमें से ये माइनस हो गया, 100 माइनस 10 इज 90, सही है। 100 माइनस 10 इज 90। अच्छा, इधर क्या है, इधर लेट्स से कोई भी नंबर उठा लेते हैं, इधर समझे 80 है, 80 माइनस 20 दिस इज 60। आपने फौरन जीपी रेशियो निकाला 90 ओवर 100। ये हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं, इस पे कोई साइंस नहीं है, ये हाइपोथेटिकल नंबर्स मैंने पुट किए। 60 ओवर 80, सही है। ये आपको एक नंबर मिल गया कि यार कंपनी कितना ग्रो कर रही है। एक तो आपने सेल्स की ग्रोथ देखी, अच्छा ये दोनों को नंबर को निकाला, इधर ग्रोथ चेक की, इस रेशियो की ग्रोथ चेक की। दिस इज योर ग्रोथ इन ग्रोस मार्जिन। मार्जिन बढ़ रहे हैं या मार्जिन रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या देखा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बॉटम लाइन पे आ गए हम, बॉटम लाइन पे आ गए। कंपनी ने कमाया 30 रुपए, इधर कंपनी ने कमाया 24 रुपए। 24 डिवाइड बाय 80 is 30%. 30 डिवाइड बाय 100 is also 30%। तो कुछ इधर बीच पे ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये मार्जिन स्क्वीज हो गए। आया ये सेल्स जो हमने बढ़ाई है, जो इतनी सेल्स को बढ़ाई है, ये किस एक्सपेंस पे बढ़ाई है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्सपेंस होता है P&L के ऊपर। तो ये जस्टिफाई कर रहा है इस चीज को, ये आपने देखना है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा के एट व्हाट एक्सपेंस ये मेरी सेल्स इतनी बढ़ी है। आपको अक्सर कंपनीज को डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं, कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देनी पड़ती है टू ग्रो देयर सेल्स। तो ये चीज है, कितनी सस्टेनेबल है, ये सब आप कंपनी से पूछेंगे, बात करेंगे। एजीएम होती इसलिए इन सब नंबर्स को आप देख रहे होते हैं। अच्छा, जब हम बैलेंस शीट के ऊपर होते हैं, एक रेशियो मेरे जहन में अभी अभी बात करते करते आया, दिस इज इन्वेंट्री। हमारी बैलेंस शीट में एक नंबर होता, एक चीज होती है करंट एसेट्स के अंदर, करंट एसेट्स में एक होती है हमारी इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री है, ये ग्रो कर रही है, ये ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, सही है। अगर तो ये इन्वेंट्री पाइल अप होती जा रही है, पाइल अप होती जा रही है, सही है, इसका मतलब क्या है, हम कौन सा रेशियो चेक करेंगे, इन्वेंट्री उठाया हमने यहां से, सेल्स उठाया हमने यहां से, ये दोनों का कंबाइंड रेशियो है बैलेंस शीट और P&L का। हमने देखा इन्वेंट्री टू सेल्स, ठीक है, ये रेशियो बढ़ रहा है। इफ दिस रेशियो इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब कंपनी इज नॉट एबल टू सेल, इधर कोई प्रॉब्लम है, कंपनी बेच नहीं पा रही है, इधर कुछ प्रॉब्लम है। अगर तो ये रेशियो कम हो रहा है, दिस डिनोट्स कि कंपनी अच्छा सेल कर रही है, और देयर इज अ ग्रोथ इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इधर हो सकता है कि हम रिसेशन के अंदर चले गए हो, स्पेंडिंग रिड्यूस हो गई हो, परचेजिंग पावर कम हो गई हो, जिस वजह से हम मतलब लोगों का खरीदारी का रुझान कम हो गया है, तो इन्वेंट्री टू सेल्स बढ़ गया। हाँ, या तो हम बहुत अच्छी इकोनॉमिक बूम आ गया है जिसकी वजह से लोगों का बहुत पैसा है,
तो दे वो हर चीज बाय कर रहे हैं, जो वो बाय कर सकते हैं वो कर रहे हैं। स्पेंडिंग बहुत बढ़ गई है लोगों की, जैसे कि अभी आजकल यूएस में हो रहा है, तो वो सब बाय कर रहे हैं भाई। पहले होता था कैश इज किंग, अब हो गया इन्वेंट्री इज किंग। जिसके पास इन्वेंट्री है वो बादशाह है, वो जिस मर्जी चाहे प्राइस पे बेच सकता है। तो इन्वेंट्री टू सेल्स बढ़ रहा है तो कंपनी बेच नहीं पा रही है, इधर प्रॉब्लम है। गिर रहा है तो कंपनी ज्यादा सेल कर रही है, ठीक है। उसको एक्सपेंशन की जरूरत है, एक्सपेंशन की जरूरत है, ठीक है। इन्वेंट्री टू सेल्स गिर रहा है, लेट मी राइट इट हियर, इन्वेंट्री टू सेल्स गिर रहा है, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। इन्वेंट्री टू सेल्स गिर रहा है, इसका मतलब कि और इन्वेंट्री की जरूरत है। द कंपनी नीड्स टू गो फॉर एक्सपेंशन। जब एक्सपेंशन के लिए जाएगी तो उसको फंड्स चाहिए होंगे, फंड्स चाहिए तो अगेन हम कहां चले गए, फंड्स चाहिए तो हम कहां चले गए, कैश पर शेयर, ठीक है। कितना कैश पर है, क्या ये इससे फंड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो डेट लेना पड़ेगा। डेट की क्या सूरत हाल है, डेट की क्या सूरत हाल है, और लेवरेज चाहिए, तो ये और सिचुएशन को खराब कर देगा। अच्छा, इंटरनली जनरेटेड कैश है तो सबसे अच्छा है, सबसे चीप कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, इंटरनली जनरेटेड फंड्स, इंटरनली जनरेटेड फंड्स, दिस इज लो कॉस्ट, सबसे लो कॉस्ट है। लेकिन अगेन, अब मैं एक बंदा हूं जो वैल्यू इन्वेस्टर हूं, सही है। कंपनी विल यूज इट्स कैश, कंपनी कैश को यूज कर लेगी तो मेरे लिए कुछ बचेगा। मैं तो ग्रोथ इन्वेस्टर हूं नहीं, मैं तो ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा, मैं तो वैल्यू के लिए कर रहा हूं। अगेन इधर क्लिक होगा कि यार ये कंपनी मेरे लिए नहीं है, मैं इधर से एग्जिट कर लेता हूं, मैं वैल्यू की तरफ चला रहा हूँ। कंपनी के डिविडेंड्स माइट नॉट बी एबल टू सस्टेन, क्या, कंपनी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट्स डिविडेंड्स, सस्टेन डिविडेंड्स। अगर ये इसको इन्वेस्ट कर देगी, इट विल नॉट बी एबल टू सस्टेन डिविडेंड्स, ठीक है। तो आपने ये सब चीजें देखनी है, बैलेंस शीट को देखेंगे देखेंगे स्टडी करेंगे तो दीज थिंग्स विल कम, ये आप डायरेक्टली आपके दिमाग के अंदर आ जाएंगी। अच्छा, जो भी आप लोग इस लेक्चर को सुन रहे हैं, आई वांट यू टू एनालाइज अ कंपनी ऑन योर ओन। स्टॉक, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाए, कोई कंपनी उठाए, अपनी पसंद की कंपनी उठाए, 500 550 कंपनीज हैं, इतनी बड़ी तो स्टॉक मार्केट है नहीं, कोई भी अच्छी कंपनी लगती है उठाए, उसकी बैलेंस शीट को स्टडी करें, कम अप विद दिस नंबर्स, खुद उसको सजेस्ट करें, ठीक है। अच्छा, नाउ नाउ लेट्स गो टू द डेटा पोर्टल। अच्छा, जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएंगे आप, dps.psx.com, इसके ऊपर आप जाएंगे, वहां पे एक फ्लैग होगा डेटा पोर्टल का। ये बहुत एक अच्छा टूल दिया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट ने, पहले ये नहीं हुआ करता था। तो आप इस डेटा पोर्टल के ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर सबसे पहले तो आपके पास KC 100 का ब्रीफ आ जाएगा कि ये 52 वीक हाई है, 52 वीक लो है। अच्छा, अगेन सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट, ए एंड बी, वैल्यू और ग्रोथ अभी नहीं है, ठीक है, वैल्यू ग्रोथ नहीं है, सिमिलर कंपनीज, वन इज ट्रेडिंग एट अ पीई ऑफ 5, वन इज ट्रेडिंग एट अ पीई ऑफ 3, ठीक है। एक 3 के मल्टीपल पे है, एक 5 के मल्टीपल पे है, आप कौन सी बाय करेंगे। क्या मैं अभी दोनों कंपनीज अज्यूमिंग दोनों वैल्यू है, आप कौन सी बाय करेंगे। वैल्यू और ग्रोथ होती तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कंपनी के, कितनी ग्रोथ है क्या है, उसके बाद हम डिसीजन बना रहे होते हैं।
दोनों वैल्यू है तो जाहिर सी बात है इसकी दोनों अगर 10 रुपए कमा रही हैं, दिस इज द अर्निंग, ठीक है, दिस इज 5, तो दिस इज 50, सही है। 50 डिवाइड बाय 10 इज 5, 10 की अर्निंग है, दिस मस्ट बी 30, यानी कि दिस इज चीप, ठीक है। दे आर लाइकवाइज कंपनीज, कोई वैल्यू नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, तो जाहिर सी बात है जिसका पीई कम होगा हम उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, डेटा पोर्टल के अंदर आप चले गए, कुछ चीजें विच यू नीड टू कंसिडर, ठीक है। सही है, आपने कंपनी उठानी है तो ऐसी उठानी है विच इज क्लोज टू 52 वीक लो। मैंने एट 52 वीक लो नहीं बोला, मैंने क्लोज टू 52 वीक लो बोला। इसकी रीजन क्या है? वॉरेन बफेट एक चीज कहता है, नेवर मेजर द डेप्थ ऑफ द रिवर बाय पुटिंग बोथ योर फीट्स इनसाइड, ठीक है। नेवर measure the depth of the river by putting both your feet inside। इससे मुराद क्या है? इससे ये मुराद है कि आपको नहीं पता बॉटम क्या लगना है, ठीक है। आप एक बॉटम पे ले रहे हो, लेट्स से एक कंपनी का 52 वीक हाई इज 10 रुपीज एंड 52 वीक लो इज 6 रुपीज, ठीक है। 10 का हाई, 6 का लो, अभी 6 पे खरीदी है, नीचे भी तो जा सकती है, उसको एक लो सेट करने दो। उसने एक दफा लो सेट करके, लेट्स से गोइंग फॉरवर्ड उसने एक 4.5 रुपए का लो सेट कर लिया, अब ये ट्रेड करिए 5.25 रुपए पे। 4.5 रुपए पे जब भी जाती है कंपनी के अंदर अच्छी बाइंग आ जाती है एंड इट स्टार्ट्स टू मूव अप। ये 3 4 5 दफा ये लेवल टेस्ट हो चुका है। लेवल आप ये ग्राफ्स देखोगे ना कंपनी के डेटा पोर्टल पे जाके, तो यू विल गेट टू नो कि भाई ये कंपनी का साल का लो क्या बना है, ठीक है। अब 5.25 रुपए पे चल रही है, साल का हाई इज 10, अब ये 6 खत्म हो चुका, अब 4.5 का लो बन चुका है, ठीक है। और 5.25 पे चल रही है, और ये लेवल बार बार टेस्ट हुआ है, ये लेवल नहीं टूटता। अब क्या करूं मैं? इसको ले लूं, कंपनी भी प्रॉफिटेबल है, ये सारे जो रेशियोज हमने ऊपर बात की ना वो भी अच्छे हैं, और कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, ग्रोथ भी आ रही है, थोड़ी बहुत ग्रोथ भी आ रही है, थोड़ी बहुत ग्रोथ भी चल रही है, दिस इज द गुड टाइम, ठीक है। देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। अच्छा, एक तो हमने देख लिया 52 वीक लो। कितना डिविडेंड दिया है ये भी डेटा पोर्टल पे आपको मौजूद है, आप डेटा पोर्टल पे जाएंगे, ये डिविडेंड यील्ड भी मौजूद है, पुरानी अर्निंग्स मौजूद है, तो ये सब चीजें मौजूद है। अब डिविडेंड यील्ड जब आपके पास है ऑलरेडी, तो अब आपके पास अगर एक चीज है तो, अब मार्केट क्रैश हो रही है, अज्यूम दिस, मार्केट क्रैश हो रही है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है 12% का, दिस इज मार्केट रेट, सही है। आपने कंपनी आइडेंटिफाई की हुई है जो 15% की यील्ड देती है। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड डिवाइड बाय प्राइस। अगर मैं आज 100 रुपए लगाता हूं तो मुझे 15 रुपए मिलते हैं, ठीक है। ये अगर मार्केट क्रैश हो रही है, ठीक है, मार्केट का रेट तो 12% ही है, सही है, ये क्रैश होके चला गया, प्राइस नीचे चले गई, जाके हो गई 80 रुपए, 80 रुपए पे चले गई, सही है। तो ये रेशियो जब डिनोमिनेटर कम हो गया तो उसका रिजल्ट बढ़ गया, सही है ना। जब डिनोमिनेटर बढ़ गया
15 divided by 80, तो ये is definitely more than 15. 15 divided by 80 is definitely more than 15. ठीक है, तो dividend yield provides a floor to stock price. ठीक है, स्टॉक प्राइस को एक ये फ्लोर प्रोवाइड कर देती है, गिरने से रोकती है. कैसे रोकती है? मार्केट का रेट 12 है, लेट्स से ये अभी डिविडेंड यील्ड बढ़ के 18% हो गई. ठीक है, मार्केट में 12 मिल रहा है, द इन्वेस्टर्स विल फ्लॉक इनटू द स्टॉक. इन्वेस्टर्स ये स्टॉक को बाय करना शुरू कर देंगे. जब बाय करना शुरू कर देंगे तो इसकी प्राइस को सपोर्ट मिल जाएगा. जब प्राइस को सपोर्ट मिल जाएगा तो ग्रेजुअली मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगी. वापस डिविडेंड यील्ड नॉर्मल लेवल अपने 15% पे आके खड़ी हो जाएगी. तो डिविडेंड यील्ड्स प्रोवाइड अ कुशन टू द फॉलिंग प्राइसेस. अब आप पाकिस्तानी मार्केट की बात करें, अभी मार्केट कंटिन्यूसली गिर रही है. एक स्टॉक है जो नहीं गिर रहा है, विच इज एंग्रो फर्टिलाइजर, ईफर्ट. इसकी पिछले साल अराउंड 20% की यील्ड थी. आज अगर मैं बात करूं तो अराउंड 14% की यील्ड है. कंटिन्यूसली इट्स कमिंग अप. 14-15% की यील्ड बन रही है आजकल भी. तो इट प्रोवाइड्स अ फ्लोर टू द फॉलिंग प्राइसेस. से मार्केट ऊपर जाती है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है. मार्केट नीचे जाती है, इसकी प्राइस या तो स्टेबल रहती है या थोड़ी ऊपर बढ़ जाती है. तो दिस इज हाउ यू नीड टू इंटरप्रेट द स्टॉक्स. अच्छा, डिविडेंड यील्ड देख लिया. नंबर 3, अर्निंग्स ग्रोथ. अच्छा, ईयर ऑन ईयर कितनी अर्निंग्स ग्रो हो रही है? वन इज द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. जो ग्रोथ इन्वेस्टर होता है ना, वो देख रहा होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ. अच्छा, जो ग्रोथ इन्वेस्टर है, मैं अपनी भी बात करूंगा. ग्रोथ इन्वेस्टर्स जो रेशियो पे एनालाइज कर रहा होता है ना, वो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज को देखता है ना. तो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज अक्सर प्रॉफिट में नहीं होती हैं, वो बाद में जाके प्रॉफिट बनाती हैं. अभी तो ग्रो कर रही हैं वो. तो क्या प्राइस टू अर्निंग्स इज अ गुड मेजर ग्रोथ करने के लिए? अर्निंग तो है ही नहीं, प्राइस टू अर्निंग कैसे निकालूंगा मैं? तो ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए द रेशियो व्हिच वी यूज इज प्राइस टू सेल्स. यूएस में टेक्नोलॉजी कंपनीज जो पैसे नहीं बना रही, दे आर वैल्यूड एट अ मल्टीपल ऑफ सेल्स, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3. स्टार्टअप्स जो होते हैं, जो स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप तो पैसा नहीं बनाता ना, लेकिन वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं. तो सेल्स का, जैसे आज आज मेरी साल की सेल्स 1 लाख है. सही है, $1 लाख है. लेट्स से $1 लाख है, मल्टीपल ऑफ 2, मैं 2 लाख पे उसको वैल्यू कर दूंगा उस बिजनेस को. अभी तो कोई अर्निंग्स नहीं है, कोई अर्निंग्स नहीं है, लेकिन मैं रेवेन्यू की ग्रोथ के ऊपर उस मॉडल पे उसको वैल्यू कर रहा हूं. तो ग्रोथ के लिए द फर्स्ट मेजर इज प्राइस टू सेल्स. द सेकंड मेजर इज PEG रेशियो. PEG इज, ये तो प्राइस टू अर्निंग्स है, ठीक है, ये दिस इज प्राइस टू अर्निंग्स. जी क्या है? ग्रोथ डिवाइडेड बाय ग्रोथ. ठीक है, अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 10, सही है, द प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 10, but my company is growing at a rate of 15%, let's say 20%, the PEG ratio is 0.5. एक बेंचमार्क ये है कि अगर PEG ratio is less than 1 is considered to be very good. तो ये हो गया हमारा PEG रेशियो. और अब अगर मैं आपको थोड़ा सा
डेटा पोर्टल की तरफ लेके जाता हूं। अच्छा, लेट्स कवर दिस। हमने हमने डिस्कस कर लिया 52 वीक लो, देन वी डिस्कस डिविडेंड यील्ड, देन वी डिस्कस्ड अर्निंग्स ग्रोथ। अच्छा, डेटा पोर्टल पे आपको एक और चीज मिलती है विच इज द कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स। दिस इज द लास्ट सेक्शन, आई एम वाइंडिंग दिस अप। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स, कंपनी के हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट्स मिल जाते हैं, उसमें आप देख लो। ग्रोथ इन्वेस्टर बेसिकली क्या करता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देख रहा होता है। जब तक वो ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, उसके पोर्टफोलियो में है, एक क्वार्टर की खराब परफॉर्मेंस है वो सेल कर देगा। ग्रोथ यहां जैसे स्टॉप हुई वो सेल कर देगा। तो हमारे पास ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए अभी एक नया आया है जेम बोर्ड। जेम है ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट। इसमें स्मॉल बिजनेसेस, इसका क्राइटेरिया बता रहा हूं आपको, जिसको 25 मिलियन तक की फंडिंग रेज करनी है, 25 मिलियन पीकेआर, विच इज छोटे बिजनेसेस होगा 2.5 करोड़ रुपए तक की, 2.5 करोड़। इसका लिस्टिंग क्राइटेरिया बता रहा हूं, इतनी फंडिंग रेज करनी है। और नंबर 3, 2 आउट ऑफ 3 years इन प्रॉफिट। पिछले 3 में से 2 साल अगर ये प्रॉफिट में रही है तो इट क्वालिफाइज टू बी लिस्टेड ऑन जेम बोर्ड। मतलब मैं अगर एक बिजनेस हूं, मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं, और मैं ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करता हूं, तो मैं स्टॉक मार्केट में जेम बोर्ड पे लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकता हूं। जब मैं ऑब्वियसली बड़ा हो जाऊंगा, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो इट विल मूव टू द नॉर्मल बोर्ड। करंटली अगर आपके टैक्स रिटर्न में आपके एसेट्स आर मोर देन 5 मिलियन, अगर आपके एसेट्स आर मोर देन 5 मिलियन, देन ओनली you are allowed to invest in GEM board। अगर तो आपके एसेट्स इतने हैं, और ये समझने की बात भी है कि अगर ये रिस्की मार्केट है, अगर आपके पास इतने एसेट्स ही नहीं है तो हाउ कुड यू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट। सही, ये रिस्की मार्केट है। तो जिसके पास इतना कैपिटल है वो इधर इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स पे हम थे, तो हमने ग्रोथ चेक करनी थी बेसिकली। अनाउंसमेंट्स देखे कि भाई हर किसी के कितने कितने अनाउंसमेंट आ रहा है एवरी क्वार्टर। अब उसमें आप देख सकते हो कि पे आउट वो रेगुलरली कर रहा है। रेगुलरली से मुराद एवरी क्वार्टर पे आउट कर रहा है, विच इज अ साइन ऑफ वैल्यू। ठीक है, अगर तो वो साल में एक दफा पे कर रहा है, विच इज ऑल्सो अ साइन, विच इज ऑल्सो अ साइन ऑफ वैल्यू, अगर वो एक बड़ा चंक अपने प्रॉफिट्स का पे आउट कर रहा है। ठीक है, अगर वो एक छोटा मोटा डिविडेंड दे रहा है, बाकी पैसे ग्रोथ के लिए रिटेन कर रहा है, तो वो फिर ग्रोथ कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, इन अ फॉलिंग मार्केट, प्लीज रिमेंबर दिस, इन अ फॉलिंग मार्केट इट इज एडवाइजेबल टू बी इन वैल्यू स्टॉक्स। अव्वल तो फॉलिंग मार्केट में आप बोलोगे मैं स्टॉक मार्केट में क्यों, सही है, बट आपने अगर रहना है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो ये वैल्यू स्टॉक्स, गिरती हुई मार्केट में वैल्यू स्टॉक्स गिरेंगे लेकिन कम गिरेंगे। ग्रोथ स्टॉक्स गिरती हुई मार्केट में ज्यादा गिरेंगे।
राइजिंग मार्केट, चलती हुई मार्केट में वैल्यू स्टॉक्स बढ़ेंगे लेकिन कम बढ़ेंगे, ग्रोथ स्टॉक्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। सही है। तो जब गिर रही है मार्केट तो समझदारी इसी में है कि आप ग्रोथ से निकल के वैल्यू में चले जाएं। अगर मार्केट चल रही है तो इट इज एडवाइजेबल दैट यू स्टे इन ग्रोथ। सही है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। विजिलेंट, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। क्या करना है, क्या देखना है, कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें। हम 6 महीने से, पिछले 6 महीने से आईएमएफ हमें रुला रहा है कि यार लॉलीपॉप मिल रहा है कि भाई अभी मिलेंगे पैसे, अभी मिलेंगे पैसे, अभी मिलेंगे, नहीं मिल रहे। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इज वर्सनिंग which can be seen on the stock market। आपका आपका मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या आपको नजर आता है? मैक्रो क्या है? बड़ी पिक्चर, बड़ी पिक्चर। सही है। पीकेआर जो हमारी करेंसी है, दिस इज फॉलिंग, नंबर 1। डेट टू जीडीपी, ठीक है। जीडीपी हमारी होती है डॉलर टर्म्स में, ठीक है। जीडीपी होती है डॉलर टर्म्स में। अगर पीकेआर की वैल्यू गिर जाएगी, क्यों, हम गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो पीकेआर में कर रहे हैं, तो अगर डॉलर पीकेआर गिर जाएगा, डॉलर बढ़ जाएगा, तो जो जाहिर सी बात है, जो रुपए वाला नंबर जो जीडीपी का है उसको डिवाइड पे मैं ज्यादा वैल्यू ऑफ डॉलर करूंगा, डॉलर से डिवाइड करूंगा, विच इज इंक्रीजिंग, तो जीडीपी इज श्रिंकिंग। जीडीपी इज श्रिंकिंग, ठीक है भाई। डेट, डेट हम किस में लेते हैं? डॉलर में लेते हैं। जब डॉलर में हम डेट लेते हैं और डॉलर बढ़ रहा है, सही है, डेट तो, डॉलर फिगर तो उतनी ही है डेट की, डेट का डॉलर नंबर इज द सेम, उस पर इंटरेस्ट भी कर रहा है, लेकिन जीडीपी मेरी गिर रही है, डेट इज द सेम, जीडीपी फॉलिंग इन डॉलर टर्म्स, दिस रेशियो इज increasing, debt to GDP is increasing। जब when debt to GDP is increasing, it is a red flag। Countries with more than 70% debt to GDP are risky। आपका जो यूएस है, यूएस का अराउंड 200% डेट टू जीडीपी है, बट डॉलर की डिमांड है अपनी। जापान इज 200%, लेकिन अगेन सुपर पावर है। पाकिस्तान राइट नाउ इज 90%, और जितना डॉलर डिवैल्यू होगा दिस नंबर विल कीप राइजिंग अप, ठीक है। नंबर 3, फॉरेक्स रिजर्व्स। हम किस पे हैं? हम मैक्रो पिक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स, ठीक है। हमें इंपोर्ट की पेमेंट्स करनी होती है, इंपोर्ट पेमेंट्स, एक्सपोर्ट रिसीट्स। सही है, एक्सपोर्ट की रिसीट आती है मुल्क के अंदर, इंपोर्ट की पेमेंट जाती है मुल्क से बाहर, ठीक है। इन दोनों का जो गैप है करंटली इन पाकिस्तान इज अराउंड $40 बिलियन, ठीक है। गैप 40 अरब का है। इसको कैसे करेंगे? रेमिटेंसेस आती है, रेमिटेंसेस आती है मुल्क के अंदर। जब रेमिटेंसेस आती है तो उसमें से कुछ गैप फिल हो जाता है, लेट्स से 30 बिलियन, इस साल की 30 बिलियन है।
जो ये 10 बिलियन बच गया is called the current account deficit. जो ये डेफिसिट है वो कहां से पूरा हो रहा है? हर साल मैं इतना डेफिसिट कर रहा हूं, दिस इज गोइंग आउट फ्रॉम माय रिजर्व्स, ये पैसा रिजर्व में से निकल रहा है। इसको फुलफिल करने के लिए हमें जरूरत है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। आईएमएफ जो होता है वो आपको शॉर्ट टर्म सपोर्ट देता है, वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए, आईएमएफ आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स पूरी करने के लिए। अदर लैंडिंग में क्या है, ये पाकिस्तान के लिए क्या है अदर लैंडिंग? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो टॉपिक पे आते हैं। तो हमें मैक्रो पिक्चर देखनी है। मैक्रो पिक्चर अगर खराब हो रही है तो स्टॉक मार्केट पे उसका पहले इम्पैक्ट आएगा। बेहतर है आप स्टॉक मार्केट से एग्जिट ले लें। अगर एग्जिट नहीं लिया तो वैल्यू की तरफ चले जाए, डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स पकड़ लें ताकि आप बड़े डिक्लाइन से बच सके। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू। इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।